मेरा नाम अनिका है। हम दो बहनें थे, एक मैं और एक मेरे से बड़ी बहन। दीदी मेरी सौतेली बहन थी। उनका नाम सोनाली है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उतनी ही सौम्य थी। हमारे घर को भी बहुत अच्छे से संभालती थी। जहाँ भी जाती थी अपना रंग बिखेरती थी। जब उनकी शादी की उम्र हुई तो बहुत सारे रिश्ते आने लगे, पर पापा कोई ना कोई कमी निकाल कर मना कर देते थे। पापा को दीदी के लायक कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। इसी कारण उनकी उम्र बहुत होती जा रही थी। अब वो 37 साल की हो गई थी। अब उनके लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे। माँ इस कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि दीदी की शादी सही समय पर हो जाए, पर पता नहीं पापा रिश्ते में ऐसा क्या ढूंढते थे जो उनको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आया। मेरी और मेरी दीदी के उम्र में काफ़ी अंतर था, क्योंकि वो सौतेली थी ना, इसलिए मेरी शादी को लेकर माँ और भी ज़्यादा चिंतित रहती थी, क्योंकि मैं दिखने में सुंदर नहीं थी। तो उनको लगता था सोनाली सुंदर होने के बावजूद भी कुंवारी है, तो अनिका का क्या होगा भगवान जाने। मेरी तुलना सब लोग हमेशा दीदी से किया करते थे। मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो आता था लोगों पर, लेकिन मुझे दीदी से कभी भी जलन नहीं हुई। हम बहनों में बहुत प्यार था। दीदी मुझे माँ की तरह प्यार करती थी। जब भी माँ कहीं बाहर जाती तो दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं माँ से ज़्यादा दीदी के करीब थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे। एक दिन मेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया। लड़के का नाम दक्ष था। वो एक अच्छी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट था। पापा इस रिश्ते को भी मना कर रहे थे, लेकिन माँ ने जल्दी से हाँ कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि दीदी की तरह मैं भी कहीं हमेशा मायके में ही ना बैठी रह जाऊं। इसलिए दक्ष ने भी मुझे पसंद कर लिया था, और दक्ष तो मुझे बहुत पसंद आया था। फिर कुछ ही महीनों में हमारी शादी हो गई। शादी के 1 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरी सास रोज़ किसी न किसी बात से मेरे से नाराज़ रहती। हर वक्त मुझे ताना मारती, क्योंकि मैं उनको अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी, लेकिन दक्ष को मैं पसंद आ गई थी। और तो और मेरी सास को पोता पोती चाहिए था, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी। इससे वो और भी मुझे बहुत परेशान करती थी। अब तो उन्होंने दक्ष को भी भड़काना शुरू कर दिया था। रोज़ की तरह मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी दक्ष की चचेरी बहन हमारे यहाँ आई। हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आते थे तो मैं उनका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया करती थी, पर हर मेहमान मुझे नीचा दिखाते। कहते थे ये दक्ष के लायक है ही नहीं। पता नहीं दक्ष को इसमें क्या दिखा। पहले तो लोग मुझे सिर्फ बदसूरत बोलते थे, लेकिन अब बदसूरत के साथ साथ बाज भी बोलने लगे थे। आज तो दीदी ने हद कर दी। उन्होंने कहा, आंटी आप दक्ष की दूसरी शादी करा दो। दक्ष ने ये बात सुन ली और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा, अभी हमारी शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और बच्चा देना और ना देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसलिए आप लोग मेरे लिए ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसी फालतू की बातें मत किया करो। मैं ये सब सुनकर रोने लगी थी। दक्ष बहुत अच्छे पति थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। मैंने अपने आंसू पोंछे, तभी मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी। वो दक्ष की बात से बहुत ही दुखी हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, और दीदी मुंह फुलाए जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मेरी सास की उम्र होने के कारण वो घर का काम नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी सोनाली दीदी को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेती हूँ। मेरा ध्यान भी रखेंगी और घर का ख्याल भी सही से रखेंगी। मेरे बुलाते ही दीदी खुशी खुशी मेरे घर आ गई। एक रात जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो तभी मुझे दीदी के कमरे की लाइट ऑन दिखी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि दीदी इतनी रात को क्यों जाग रही है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा शायद वो लाइट ऑन करके ही
सो गई होंगी, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह जब मैंने दीदी को देखा तो उनकी आंखें लाल हो रखी थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बात को घुमाते हुए मेरे तबीयत के बारे में पूछने लगी। मेरा भी ध्यान भटक गया और बात अधूरी रह गई। धीरे धीरे अब मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी, पर दीदी दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। ना तो वो पहले जैसे ज़्यादा बातें करती, देर रात तक जागती रहती और अपने ही ख्यालों में डूबी रहती थी। एक दिन हम खाना खा रहे थे, पर दीदी हमारे साथ खाने के लिए नहीं बैठी। मेरे पूछने पर उन्होंने बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। उन्होंने कहा, अनिका, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे जूठे बर्तन में खाना खा लूँगी। मैंने कहा, दीदी, अपने पास बर्तन की कमी है क्या जो आप मेरे जूठे बर्तन में खाओगी? दीदी ने कहा, धोने के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी प्लेट में ही खाऊंगी। मेरे लाख रोकने पर भी दीदी नहीं मानी और मेरे जूठे प्लेट में खाने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये सब, पर दीदी सुने तब ना। अब से तो रोज दीदी मेरे जूठे प्लेट में ही खाना खाने लगी थी, पर एक एक करके प्लेट कम होने लगी थी। और तो और मेरे कमरे से भी चीज़ें सब गायब होने लगी थी। जब भी मैं दीदी के इसके बारे में पूछती तो वो कहती, मुझे कुछ नहीं पता इस सब के बारे में। एक रात कुछ आवाज़ आने से मेरी नींद खुली। देखा तो कुछ नहीं था। तभी मेरा ध्यान गया, दक्ष बेड पर नहीं थे। मुझे लगा कहीं पानी पीने गए होंगे, लेकिन काफ़ी समय बाद भी वो कमरे में नहीं आए, तो मैं उठकर कमरे से बाहर की ओर चल दी। तभी दक्ष तेजी से चलकर कमरे की ओर आते दिखे। मुझे बाहर में देखकर वो घबरा गए और पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। मैंने उन्हें कहा, मैं आपको ही देखने जा रही थी। फिर दक्ष ने कहा, चलो कमरे में अभी सो जाओ। तभी मेरी नज़र दीदी के कमरे की ओर गई तो मैंने देखा उनके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और लाइट भी जल रही थी। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मन में तरह तरह की बातें आ रही थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आई और मैं रात भर जागती रही। सुबह होने के बाद सब कुछ नॉर्मल ही था, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आज दिन भर ज़्यादा बातें किसी से भी नहीं की थी। रात हुई तो सब लोग सोने चले गए, लेकिन आज रात को भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में दक्ष बेड से धीरे से उठकर कमरे से बाहर चले गए और काफ़ी समय बाद लौटे। अब मुझे शक होने लगा था, दक्ष रोज रात को कहाँ जाते हैं? उस दिन दीदी के कमरे का दरवाज़ा खुला क्यों था? कई तरह के सवाल मेरे मन में आ रहे थे। फिर मैं सोचने लगी, ज़रूर मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। दीदी और दक्ष कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन फिर आज रात को दक्ष कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही मैं भी चुपके से उनके पीछे जाने लगी। फिर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दक्ष तो दीदी के कमरे में चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बचपन से जिसे मैंने माँ से ज़्यादा प्यार किया था, वो आज मेरे पति के साथ। और दक्ष भी तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। एक तो दिखने में मैं सुंदर नहीं थी और दक्ष को बाप बनने का सुख भी नहीं दे रही थी। मेरी ही गलती थी जो मैंने दीदी को अपने घर बुलाया। ये दोनों तो मेरे दिल के बहुत करीब थे। ये दोनों मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यही सब सोच के मैं रात भर रोती रही। मेरे साथ किया गया धोखा मेरा दिल तोड़ रहा था। अगली रात फिर दक्ष दीदी के कमरे में चले गए। आज मैंने सोच लिया था कि इनको मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर
दक्ष का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और मुझे सामने देखकर दक्ष चौंक गए। मैंने देखा दीदी बेड पर बैठी थी। उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो चौंककर बेड से उठकर खड़ी हो गई। मुझे वहाँ देखकर दोनों एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। मेरे मुंह से कुछ निकलता उससे पहले ही मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने रोते हुए दक्ष को जोरदार तमाचा जड़ दिया। दीदी मुझे रोकने के लिए मेरे पास दौड़ कर आई। इससे पहले कि मैं उन्हें तमाचा मारती, दक्ष ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। मैं दोनों को बहुत सुनाने लगी, पर दोनों मुझसे बिना कुछ कहे हुए चुपचाप खड़े थे। मैं उसके बाद जोर जोर से रोने लगी तो दीदी मेरा आंसू पोंछने लगी। तो मैं उन्हें कहा, आप तो मेरी माँ जैसी थी ना, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपकी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? सौतेले होने का क्या खूब फर्ज अदा किया है आपने, आप मेरे ही पति के साथ। मैं आगे बोलती उससे पहले दक्ष ने मुझे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। दक्ष मुझे शांत कराते हुए कहने लगे, तुम आराम से बैठो, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। तभी दीदी दक्ष को कुछ भी बताने से रोकने लगी, पर दक्ष ने कहा, आज अनिका को सच बताना जरूरी है। अनिका, तुम्हारी दीदी भले ही तुम्हारी सौतेली बहन है, पर वो जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रही है वो एक माँ भी अपने बच्चों के लिए नहीं करती है। दीदी हमारे घर आने के बाद पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखी है। माँ से दीदी की अच्छी दोस्ती हो गई है और माँ ने इन्हें बताया कि कैसे हमारे रिश्तेदार तुम्हें सुंदर ना होने पर ताने मारते हैं और बच्चे ना होने पर दूसरी शादी की सलाह देते हैं। माँ भी चाहती है कि मैं बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लूँ, इसलिए माँ ने इन्हें हम दोनों को समझाने को कहा था। इस पर दीदी टूट गई और परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन दीदी को किसी ने एक जाने माने तांत्रिक के बारे में बताया। फिर दीदी तांत्रिक के पास गई तो उन्होंने दीदी को कहा, तुम्हें अनिका के जूठे प्लेट में खाना खाना होगा और अनिका के पति को 22 रात तक रात के 12 बजे बिना अनिका को बताए हवन करना होगा। इससे अनिका में जो भी बीमारी होगी वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी और उसके बाद अनिका माँ बन जाएगी। दीदी और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि दीदी तो तुम्हारी बीमारी ले रही है। फिर दीदी ने मुझे कहा, अनिका, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर अनजाने में जो भी मुझसे तकलीफ़ हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। मेरी माँ जैसी दीदी पर मैंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। मैं दीदी से माफ़ी मांगने लगी। दीदी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अनिका, तुम मेरी बहन नहीं बेटी हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। और वैसे भी अब मेरी तो शादी होगी नहीं। अगर ये टोटका काम कर जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और हाँ, मैंने एक अच्छे डॉक्टर का भी पता किया। तुम दोनों कल जाकर उस डॉक्टर से चेकअप करा लो, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। फिर दीदी हम दोनों को गले लगाकर रोने लगी। दक्ष ने मुझसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनिका, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दीदी कुछ दिनों में फिर अपने घर चली गई और मैं डॉक्टर से दिखवाने लगी। कुछ ही दिनों में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और आज मेरी एक प्यारी सी बेटी है। पता नहीं टोटके का असर था या दीदी की दुआओं का, पर मैं दीदी के लिए ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी।